हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर के बहुत बेसिक रूल्स हैं, आपको हमेशा याद रखने चाहिए और आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप इन गोल्डन रूल्स को याद रखते हैं। तो अब जैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको, जो भी क्लास अटेंड करें उसको कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी और स्पीड के हिसाब से पढ़ाई करें। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ये ध्यान रखें कि एक्यूरेट रहे, आप उस चीज़ को समझेंगे और अगली बार क्वेश्चन में देखेंगे तो आप एक्यूरेट रिप्लाई दे पाएँ। और स्पीड मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लें इस कॉन्सेप्ट की कि आपको हर तरीके से इसको आंसर करना आ जाए और बहुत जल्दी टाइम में आंसर करना आ जाए, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को ही हम फॉलो करेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे और जब भी क्लास में आती हैं, लाइव होती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्रामर मैटर क्यों करती है? सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आप लोग तो पेपर दे रहे हैं, तो आपको पेपर क्लियर करना है, इसलिए मैटर करती हैं। उसके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन रहता है सही ग्रामर से और प्रोफेशनल फील होता है जब आप कुछ बोलते या लिखते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे बेसिक रूल है ग्रामर का, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो दोनों बराबर चलेंगे। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर चलेगा तो वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से चलेगा। ये सबसे बेसिक रूल है, इसको आपको सबसे पहले समझ लेना है। एग्जाम्पल, शी इज़ हैप्पी। तो शी हो गया सब्जेक्ट, नाउन, इज हो गया वर्ब। अब शी क्या है? सिंगुलर, और तो इसीलिए हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर के हिसाब से हुआ, इज हुआ। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब हमारा इज नहीं होता, आर हो जाता। ये जो बेसिक वर्ब्स हैं, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इनकी कॉन्जुगेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन वर्ड्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल कि इज आना चाहिए, आर आना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल रटी रटाई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। दे आर स्टूडेंट्स, दे क्या होता है? प्लूरल होता है। ऐसी प्रोनाउंस भी आपको बिल्कुल रट लेना है कि शी, दे, वी, ही, हिज, हर। ये सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, कोई सा भी उठा के बोल दो, आपको बिल्कुल जवाब दे देना होगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो दे आर स्टूडेंट्स, अगेन आर क्या है यहाँ पे? प्लूरल के लिए है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। और स्टूडेंट्स भी हमने एस लगाया है, प्लूरल नाउन में एस लग जाता है, राइट। ऐसे ही द डॉग बार्क्स, यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर के लिए कॉन्जुगेट किया जा रहा है, एस लगाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही द डॉग्स बार्क, जब डॉग्स प्लूरल हो जाता है तो वर्ब जो है सिंगुलर के लिए होता है। अब वर्ब की कॉन्जुगेशन आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करनी है, रोज़ ट्राई करिए 10-20 वर्ब्स तो आप प्रैक्टिस करते ही रहिए, क्योंकि इतने सारे वर्ब्स हैं इंग्लिश में। आप अगर डेली 10 भी प्रैक्टिस करेंगे, तब भी आप अगर 5-6 महीने प्रिपेयर करेंगे, तब जाके आपको कुछ 300-400-500 वर्ब्स के प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए, सब्जेक्ट। अब रूल नंबर 2 है प्रोनाउन और एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब कि प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन को रेफर करता है सेंटेंस में, ठीक है। तो नाउन आया होगा कहीं पे उस सेंटेंस में, उसके बाद ही कोई प्रोनाउन आता है। तो जो प्रोनाउन होगा वो नाउन से मैच करेगा। तो नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल था तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ये सेम रूल है जैसे वर्ब के साथ चल रहा था, तो प्रोनाउन का भी सेम रूल चलता है। तो जेंडर और नंबर में भी मैच होना चाहिए, जेंडर भी मैच होना चाहिए। वर्ब में जेंडर का कोई फंडा नहीं होता है, सिर्फ नंबर का फंडा होता है। प्रोनाउन में जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है कि ही या हर, ही, शी, हिम, हर, ऐसे करके बदल जाएगा। तो जॉन लॉस्ट हिज कीज, तो जॉन यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, जो मेन नाउन था यहाँ पे। अब हिज जो है प्रोनाउन, वो जॉन के लिए लिखा जा रहा है, जॉन लड़का है, इसलिए यहाँ पे हिज यूज हुआ है और सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। तो जॉन इज सिंगुलर मैस्कुलिन, तो हिज भी सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। द गर्ल्स ब्रॉट देयर बुक्स, अब गर्ल्स क्या है? प्लूरल फेमिनिन है नाउन, तो इसीलिए जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल फेमिनिन प्रोनाउन यूज किया जाना है यहाँ पे। तो ये अपने को याद रखना है हमेशा।
अब पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब जब कॉमा से दिया जा रहा है और कुछ ऐसी बातें लिखी जा रही है जो एक दूसरे से सिमिलर सी हैं, सेम सी हैं, तो उनको सेम ढंग में लिखा जाता है इंग्लिश में। अब एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ। जैसे लिखा है आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है, टू रीड एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब यहाँ पे क्या है, तीन वर्ब्स हमने यूज़ किए, स्विम, रीड और प्लेइंग, लेकिन स्विम के साथ टू लगा दिया, रीड के साथ भी टू लगा दिया, लेकिन प्ले को हमने प्लेइंग बना दिया। तो ये तीनों का फॉर्म अलग हो रहा है, इसलिए हमें प्लेइंग को भी टू प्ले बनाना पड़ेगा, जैसे कि टू स्विम, टू रीड एंड टू प्ले। तो इस रूल का बस यही मतलब होता है कि जहाँ पे भी दो तीन चीज़ें एक जैसी बोली गई हैं वो लिखी भी एक जैसी जाएंगी। जैसे कि शी इज़ इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव आ गया, काइंड एडजेक्टिव आ गया, एंड हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अब हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये एडजेक्टिव नहीं हुआ, ये आपने एक फ्रेज में उसको डिफाइन कर दिया, तो हमें ये गलत है, हमें एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस मतलब बहुत फनी होना। तो आपने जैसे एडजेक्टिव लिखे तो तीनों सेम फॉर्म में लिख दिए। नेक्स्ट क्या आता है, रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस मतलब आपने कोई बात बोली और फिर दूसरी बात भी बोल दी, लेकिन बीच में जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्जुगेशन नहीं लगाया। कॉन्जुगेशन मैंने बताया था एंड और इस तरीके के अलग अलग होते हैं। तो हिंदी में भी बोलते हैं ना कि मैं बाज़ार गया और मैंने कुछ खरीदा। तो अब हिंदी में अगर आप और हटा दो यहाँ से कि मैं बाज़ार गया मैंने कुछ खरीदा, तो वो ग्रामेटिकली गलत है। ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको कॉन्जुगेशन लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गलत क्या होगा, आई वेंट टू द स्टोर आई बॉट सम मिल्क, तो मैं बाज़ार गया और मैंने दूध खरीद लिया, बट यहाँ पे आपने एंड नहीं लगाया, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। कॉन्जुगेशंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस आपको कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। इसका करेक्ट क्या होगा, आई वेंट टू द स्टोर कॉमा एंड आई बॉट सम मिल्क। तो कंजंक्शन से हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका करेक्ट ये भी हो सकता है कि आई वेंट टू द स्टोर फुल स्टॉप लगा दिया, आई बॉट सम मिल्क, ये भी ठीक है। या फिर आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम मिल्क, ये भी ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म सही है, क्योंकि या तो आप ख़त्म कर दीजिए सेंटेंस को या फिर आप कंजंक्शन से जोड़ दीजिए सेंटेंस को, लेकिन सीधे नहीं लिख सकते। रूल नंबर 5 है फ्रैगमेंट सेंटेंस। फ्रैगमेंट क्या होता है, जैसे मैं क्लॉजेज वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। उस सेंटेंस को पढ़ के अपने में कोई मतलब नहीं निकल सकता है, उसके लिए आपको कोई और दूसरी बात चाहिए, तभी उस सेंटेंस का एक मतलब बनता है। जैसे कि अब मैं बोल दूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो आप बोलोगे कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्या होता है, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी, ये क्या बात हुई, इसके पहले आगे पीछे कुछ होगा ना, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए कुछ हुआ। तो ये इनकरेक्ट है कि आपने खाली एक ऐसी बात बोल दी जिसका कोई इनकम्प्लीट मतलब निकला। तो इसका करेक्ट क्या होगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई स्टेड होम, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पे रहा। तो अब ये पूरा एक करेक्ट सेंटेंस बन गया, इसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब भी आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैंगलिंग मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, जब आपने नाउन लिखा उसके बारे में कुछ थोड़ी सी एडिशनल ज्ञान दिया, इन्फॉर्मेशन दी, और फिर कोई मेन बात करी, तो जो बीच की बात होती है वो कहलाती है मॉडिफायर। तो अब जैसे कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द आइसक्रीम शॉप कॉट में आई। अब इसको मैं अगर समझाऊँ, समझना ट्राई करिएगा कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब सड़क पे चलते हुए, फिर मेन सब्जेक्ट आ रहा है द आइसक्रीम शॉप कॉट में आई। होता क्या है कि ये जो पार्ट है इसके बाद जो भी आता है नाउन, माना जाता है कि वो ये काम कर रहा था। तो इसलिए ये यहाँ पे ये गलत है कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब तो मैं चल रहा था, राइट, तो कोई सब्जेक्ट तो आना चाहिए इसके बाद जो कि मेरे से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, द आइसक्रीम शॉप आ गया, तो अब तो लग रहा है कि आइसक्रीम शॉप टहलने जा रही थी सड़क पे, है ना, तो जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ द आइसक्रीम शॉप। तो जब यहाँ पे नाउन आ गया है, आई आ गया है, तो अब समझ आ रहा है कि मैं ही चल रहा था और फिर मैंने आइसक्रीम शॉप देखी। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल, एडवांस्ड लेवल है रूल का। ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा रूल है कि कॉमा को यूज़ करना कब कब यूज़ होता है, जब आप ऐसे लाइन से कुछ लिखेंगे कि आई बॉट सम एप्पल्स बनानाज एंड ऑरेंजेस।
ठीक है, तो 3-4 चीज़ें जब आपको लिखनी होती है, 3-4 नाउन्स इकट्ठा लिखना होता है, तो आप उनके बीच बीच में कॉमा लगा देते हैं। 3-4 एडजेक्टिव्स के बीच में भी आप कॉमा लगा देते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं कंजंक्शन के थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, वहाँ कॉमा लगता है। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम मिल्क, तो पहले क्लॉज के बाद एक कॉमा आना ज़रूरी होता है। और इंट्रोडक्टरी फ्रेज, जैसे आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी, तो आपने कोई छोटी सी बात करी कि डिनर के बाद हम लोगों ने मूवी देखी, तो डिनर के बाद जो एक कॉमा आता है, एक पॉज आता है वहाँ पे। और नॉन एसेंशियल, जैसे कि मैंने बताया जो बीच का पार्ट होता है, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो हम बोल रहे थे बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हमने बीच में एक एडिशनल और इन्फॉर्मेशन दी, विच आई रेड लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो जो एडिशनल जो बीच में हमने इन्फॉर्मेशन दी, वो भी कॉमा से काटी जाती है यहाँ पे। और अपोस्ट्रोफी का एक अलग क्लास होगी चैनल पे, वो आप जाके थोड़ा सा समझ सकते हैं। शॉर्ट सी क्लास है अपोस्ट्रोफी, वो आप जल्दी से सुन के समझ सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी को करेक्टली कैसे यूज़ करना होता है। तो जॉन्स कार, कैट्स टॉय, कांट, डोंट और इट्स। ठीक है, चलिए ये वाली क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।